जिस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ 69 एमएलए मुसलमान थे। वो आपको अनपढ़ और जाहिल देखना चाहते हैं और हमारे हिंदू कैंडिडेट उतरे तो हम पे आरोप लगाओगे। तो आखिर संविधान ने क्या हमें हक नहीं दिया कि मतलब हम हिंदू भाई को भी टिकट ना दें, हम मुस्लिम भाई को भी ना लड़ाएं? तो क्या हम भी पाकिस्तान चले जाएं? भटक तो दूसरी पार्टियां रही हैं। बीजेपी भटक रही है सत्ता पाने के लिए, समाजवादी पार्टी जो है भटक रही है सत्ता पाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी जो है भटक रही है सत्ता पाने के लिए, कांग्रेस भटक रही है पिछले समय से सत्ता पाने के लिए। और बैरिस्टर साहब का कहना है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए। धौलाना विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि 100% इस सीट को वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की झोली में डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का पहला चरण का मतदान अब मात्र 12 दिन बचे हैं और 12 दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम आजमाएगी कि हमारी सत्ता बरकरार है। और डोर टू डोर कैंपेन शुरू है। उसके बाद में अब छोटी मोटी जनसभा करने की भी परमिशन मिल चुकी है। तो अब डोर टू डोर कैंपेन से छोटी मोटी जनसभाएं भी होगी। यहाँ पे भी 31 तारीख को शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, जिस विधानसभा में मैं हूँ। ये धौलाना विधानसभा है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ एमआईएम के प्रत्याशी हाजी आरिफ अली। आज हाजी आरिफ अली से बात करेंगे कि धौलाना विधानसभा का जैसे अब नज़दीक तो है चुनाव, अब समीकरण क्या है, एमआईएम अपने वादों पे या एमआईएम जनता पे कितना प्रभाव डाल पाई है। खैर, शुरुआत हम करेंगे पहले सवाल से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भटकते भटकते कहा जा रहा है कि एक दूसरा थर्ड फ्रंट बनाया है, मोर्चा बनाए हैं, मोर्चा खोला, उसमें भी नाम चेंज कर दिया जाता है। क्या उद्देश्य है और ये मोर्चा कितना प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, जहाँ तक भटकने का सवाल है, भटक तो दूसरी पार्टियां रही हैं। बीजेपी भटक रही है सत्ता पाने के लिए, समाजवादी पार्टी जो है भटक रही है सत्ता पाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी जो है भटक रही है सत्ता पाने के लिए, कांग्रेस भटक रही है पिछले समय से सत्ता पाने के लिए। और बैरिस्टर साहब का कहना है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए ये मोर्चा बनाया है। जब अखिलेश जी ठुकरा देते हैं मुसलमानों को, कांग्रेस ठुकरा देती है, बहुजन समाज ठुकरा देती है, 4 बाद बहुजन पार्टी की सरकार बना चुके, 4 बार जो है समाजवादी की सरकार बना चुके मुसलमान, 60 साल मुसलमान कांग्रेस की सरकार बना चुके देश में। उसके बाद मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, दलितों के साथ धोखा हुआ है। इन पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बैरिस्टर साहब का कहना ये है वो कभी मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते, वो मुसलमानों की बात आवाज़ उठा नहीं सकते। जिस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ 69 एमएलए मुसलमान थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई आवाज़ उठाने की। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2-4 एमएलए वहाँ होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुजफ्फरनगर जैसा दंगा करा लेते। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, समाजवादी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं आजम खां जी, माननीय आजम खां जी, उन्होंने आगरे के अंदर बयान दिया कि आपके मुस्तकबिल का हिस्सा बनाना नहीं चाहते ही कोई भी पार्टी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, वो नहीं चाहते कि आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा बनो। वो आपको अनपढ़ और जाहिल देखना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि 7 समुंदर पार से भी कोई आपके हाथ में कलम देने वाला नहीं आएगा। वो उनका दर्द था। लेकिन उसी आजम खां के लड़का देखा जाए तो ओवैसी साहब पे पलटवार कर रहा है कि अगर ओवैसी साहब को उतनी हमदर्दी थी तो संसद में क्यों नहीं आवाज़ उठाई, जबकि ओवैसी साहब हर मंचों से या वो अलग अलग जगहों से आजम खां के बारे में बोलते रहे। देखिए, उनकी गर्दन फंसी हुई है, उनकी मजबूरी है, उनके वालिद जेल में हैं, तो इसलिए वो कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकते। अभी उनके वालिद को जेल से आने दो। दूसरा, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लालच दे रखा है कि शायद समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो आपके वालिद को छोड़ दिया जाएगा। तो उनकी गर्दन फंसी हुई है, इसलिए उनकी मजबूरी है इस तरह का बयान देना, लेकिन उनके दिल में कुछ और है। अच्छा, धौलाना विधानसभा का देखा जाए तो हाँ, असलम चौधरी हैं मौजूदा विधायक। उसके बाद में यहाँ पे
जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव भी दौरा कर रहे हैं। इधर पश्चिमी यूपी में थे, हम लोग को हाईवे पे मिले थे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद में क्या समीकरण होगा, क्या बदलाव आ सकते हैं? जैसे हम असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो धौलाना विधानसभा या पश्चिमी यूपी में एक प्रभाव रखता है, लेकिन धौलाना में क्या असर होगा उसका? देखिए, धौलाने में 100% असर होगा उनके आने के बाद। और 17 अक्टूबर को जो रैली हुई उसमें लोगों ने सिद्ध कर दिया, क्योंकि वो 2-3 घंटे यहाँ पर जो भीगे हैं उनके प्यार में, तो वो पूरे धौलाना विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि 100% इस सीट को वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की झोली में डालेंगे। अच्छा, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से लगातार मिल रहे हैं, तो 5 सालों में जनता की क्या क्या समस्याएं हैं जो आप उठाना चाहेंगे? क्योंकि अब तो जनता के बीच जाना हो रहा है, मौजूदा विधायक होंगे तो सारी सच्चाई सामने आ रही होगी कि कितना काम किया हो। जनता किन किन समस्याओं से देखिए, समस्याएं तो अपार हैं, कोई गिनती नहीं है कितनी समस्याएं हैं। किसी भी गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कोई नया कॉलेज नहीं बना। पीस पार्टी में था, उसके बाद बहुजन में था, अब दल बदल के जो है समाजवादी में चले गए। ऐसे लोगों का तो मैं समझ रहा हूँ जिक्र करना ही बेकार है। इनको पब्लिक ने नकार दिया है। पब्लिक ने नकार दिया, लेकिन असलम चौधरी का कहना है कि हम जीत रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक तो हवा भी है, सपा की लहर है, दूसरा हमने काम किया है। नहीं, बिल्कुल लहर है। अभी एक उनकी वीडियो चल रही है जो हमारे धौलाना विधानसभा की जनता कह रही है कि इनकी जगह अगर किसी महिला को विधायक बना देते तो वो महिला भी इतना विकास कर लेती जितना इन्होंने किया है। उन वीडियो को देखो ना, पब्लिक किस तरीके से जो है उन्हें नकार रही है। एक विधायक को जनाना बताना तो इसका मतलब ये है कि उसका विरोध है क्षेत्र में। जगह जगह तरह तरह की वीडियो आ रही हैं, कोई कह रहा मेरी ज़मीन हड़प ली, कोई कुछ तरह तरह की वीडियो आ रही हैं। तो आप लोग देखिए इस चीज़ को, जनता नकार चुकी है। धौलाना विधानसभा में एक बार एक और मामला सामने आया थे कि बासित प्रधान जो हैं बीएसपी के, उन पे शायद कुछ लोगों ने हमला किया था, उसमें भी सपा के कार्यकर्ता के नाम आए थे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सपा के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं इस टाइम, उन्हें अपनी हार नज़र आ रही है। जब आदमी हार की तरफ चलता है तो वो झुंझलाहट में कुछ भी करता है। इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप दूसरे पे लगाते हैं, कहीं झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ। मैं समझ रहा हूँ, देखिए ये हमारा जो देश है बड़ी मतलब मोहब्बत वाला देश है, और यहाँ हर समाज के लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में सबको हक दिया है। वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। देखिए, इलेक्शन एक अलग चीज़ है, हार जीत एक अलग चीज़ है। आपको होपलेस होना, आपको किसी की बेइज्जती कराने का कोई राइट नहीं है यहाँ पे। वो चाहे वासिद हो, असलम हो, अरविंद हो, धर्मेश तोमर हो, कोई भी कैंडिडेट हो। मैं कह रहा हूँ 10 दिन 15 दिन का इलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद सब लोगों को क्षेत्र में रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हार जीत तो संविधान ने हर आदमी को अपने मत का अधिकार दिया है, वो जिसे चाहे जिताएंगे। आपको अपनी हार महसूस हो रही है तो इसकी बौखलाहट क्यों है? मेरे हिसाब से तो नहीं बौखलाना चाहिए उनको। एक और आरोप लगता है, जैसे देखा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी आपके जितने भी लिस्ट आ रहे हैं उसमें लगभग कई नाम सामने आ चुके हैं जो नॉन मुस्लिम है। जैसे यहाँ पे आप देख लें, साहिबाबाद विधानसभा हो, मुजफ्फरनगर में हो या गोरखपुर साइड हो, तमाम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रहे हैं। तो ये लग रहा है कि वो वोट बैंक की जो राजनीति करना चाहते हैं या ख़राब करना चाहते हैं कुछ वोट को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब कौन ख़राब करना चाहता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू कैंडिडेट उतार रहे हैं, मुसलमानों की पार्टी है ये। अच्छा, मीडिया बंधु ये बताइए, कभी आप कहते हैं कि मतलब मुस्लिम पार्टी है बैरिस्टर साहब की, आप ही आरोप लगाते हैं, और हमारे हिंदू कैंडिडेट उतरे तो हम पे आरोप लगाओगे? तो आखिर संविधान ने क्या हमें हक नहीं दिया कि मतलब हम हिंदू भाई को भी टिकट ना दें, हम मुस्लिम भाई को भी ना लड़ाएं? तो क्या हम भी पाकिस्तान चले जाएं? यही तो हो रहा है ना, आजकल पाकिस्तानी भेजा जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो ऐसे भी कहा जाता है कि हमेशा जज्बात से खेलने वाले नेता हैं, भड़काते रहते हैं। देखिए, जज्बात से नहीं खेलते, वो संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को समझदारी नहीं है, उन्हें जानकारी है संविधान की। एक एक हमारे संविधान के जितने भी अधिकार हैं उनकी बैरिस्टर साहब को जानकारी है। और एक बात और बताऊं आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब वो मुस्लिम पार्टी है। अब देखिए, मैं आपकी गलतफहमी दूर करूं, इस वक्त 23 जिला पंचायत सदस्य बैरिस्टर साहब की पार्टी से यूपी के अंदर हैं। 7 हिंदू भाई हैं, 16 मुस्लिम भाई हैं। गुजरात के अंदर हमारा उप मुख्यमंत्री है, उप मेयर है गुजरात के अंदर, ठीक है। 16 पार्षद हमारे वो वहाँ पे उसके आए, मतलब जो है आपके निर्दलीय जीत के।
7 पार्षद हमारे जीत के आए, 21 पार्षद जो है बीजेपी के जीते। लेकिन बैरिस्टर साहब पर इतना विश्वास उन निर्दलीय लोगों ने जताया कि उन्होंने उप मेयर बैरिस्टर साहब की पार्टी का बनाया गुजरात के अंदर। और अब हम लोग हिंदू भाइयों को टिकट दे रहे हैं, वो बात भी हजम नहीं हो रही है आप लोगों के। हमारे हिंदू भाई भी कम से कम आपको बता रहा हूँ 15 से 20 एमएलए जीत के आएंगे इस इलेक्शन में। यूपी के अंदर 50 हिंदू भाइयों को टिकट दिया जा रहा है हमारे यूपी के अंदर। 160 या 170 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी हमारी पार्टी, और उसमें हमारे कम से कम 50 हिंदू भाई हैं जिनको टिकट दिया जा रहा है। ये सर्व समाज की पार्टी है। अंतिम सवाल लूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी पूछ दिया जाता है कि देश के सबसे बड़े नेता कौन है, आपके लिए कौन है? देखिए, मेरे लिए तो देश के सबसे बड़े नेता जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, क्योंकि वो संविधान के दायरे में बात करते हैं। वो न किसी से झूठ बोलते, ना हिंदू मुस्लिम की बातें करते, ना जो है कहीं चोरी की, कहीं 2 नंबर के काम की बात करते। योगी मोदी नहीं है उनके आगे कुछ भी। ईमानदारी से हमारे देश के सबसे बड़े लीडर जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे धौलाना विधानसभा से हाजी आरिफ अली जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नया खेल या कह सकते हैं कि नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जितने भी बातें अगर करें अभी तक के, वो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते जा रहे हैं। तो खैर देखिए, 10 मार्च को जनता उत्तर प्रदेश की किसको अपने राज्य की बागडोर हाथों में संभालती है, किसका सत्ता होता है, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक 10 मार्च तक आप बने रहिए आप हमारे साथ, और जो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट होगी आप तक शेयर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा से द कंटाप के लिए प्रफुल्ल।